सर, आप जैसे कि जिला परिषद के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं, आपका क्या प्लान है आने वाले 5 साल के लिए? आप क्या करेंगे अगर जीते तो? देखिए, मेरा मकसद समाज के लिए जीना है, क्योंकि आज तक जो बीते कल या बीते समय जो हमने बिताया है इस समाज में, जब जब समाज को ज़रूरत पड़ेगा, जब जब समाज को एक नेता का ज़रूरत पड़ेगा, एक रहनुमा का ज़रूरत पड़ेगा, किसी भी समय लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ा हमेशा हाजिर हुए हैं। और चुनाव जीतने के बाद हमारी यही कोशिश रहेगी कि समाज के किसी भी मामले में, किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से हम उतरेंगे और समाज के मामलात को हल करेंगे। ये सबसे बड़ी जो समस्या है समाज में, कि जब जब समाज को नेताओं का ज़रूरत पड़ता है तो नेता समाज में नहीं मिलता है। हमारी ये कोशिश होगी कि समाज के साथ हर वक्त हम खड़ा रहेंगे और समाज को जब भी किसी मामले की ज़रूरत होगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जानकारी के अनुसार मुझे पता है कि आपने अब तक 4 बार जो है चुनावी मैदान में आ चुके हैं। तो आखिर क्या बात है, जब आप समाज का उत्थान के लिए सोच रहे हैं, फिर क्या बात है कि जनता आपको नकार रही है? देखिए, पहला चुनाव जो हम लड़े तो उस चुनाव में हमसे पहले जो चुनाव लड़ चुके थे जो प्रत्याशी, तो इलाके के लोगों का मन बना कि जो पुराने कैंडिडेट हैं पहले उनका हक बनता है। हम उस वक्त नए थे तो लोगों ने मुझे बहुत वोट दिया और सेकंड पोजीशन पर हम आए। कुछ ही वोटों से हम चुनाव हारे। फिर जो दूसरा चुनाव उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में भी जो बहुत बड़े दिग्गज थे, नौमान साहब, उसके फेवर में बड़े बड़े राजनेता उतर गए मैदान में और 2 साल का चुनाव था। लोगों ने मुझे रोका कि ठीक है इनको पूरे 5 साल दिया जाएगा, लेकिन इतना बड़ा दिग्गज जो आदमी था, इनका इज़्ज़त का सवाल था। लोगों ने उनकी इज़्ज़त के लिए उनको वोट किया और हमें रोक के रखा। जब तीसरा चुनाव हुआ, उस चुनाव में एक प्रत्याशी था ऐसा जिन्होंने एक हवा बनाया, इलाके में एक माहौल बनाया कि हमारे साथ हमारा पति गलत कर देगा, अगर चुनाव हम हार गए तो वो मुझे भगा देगा। मतलब तरह तरह का प्रताड़ना वो लोगों को सुनाने लगा, अपना हमदर्दी। और वो भी पुराना कैंडिडेट था तो लोगों का हमदर्दी उनकी तरफ आ गया, इसलिए हम फिर रुक गए। लोगों का कहना था कि आप जेल से हैं, आपको बाद में देखेंगे, ये औरत है, महिला है। लोगों का दिल विचार उनके प्रति हमदर्दी ढल गया, जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। अब हम इसी उम्मीद में हैं कि जब लोगों ने मुझे आज तक रोक के रखा है, दूसरा स्थान दिया है, तो एक न एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी। बस इसी उम्मीद के साथ मैं मैदान में खड़ा हूँ। कुछ लोगों की तरह कुछ लोग ऐसा है कि जो समाज में आते हैं 5 साल के बाद चुनावी वक्त में, और समाज का रहनुमा और समाज के उत्थान के लिए सोचने वाला खुद को साबित करता है। क्या ऐसे लोगों में आप भी गिनती आते हैं? देखिए, ये तो समाज तय करेगा। समाज आज देख रहा है, मैं इसी समाज का बेटा हूँ, आज तक समाज में रहा हूँ। किसी भी मामले में जब जब समाज को चाहे आपदा की ज़रूरत हो, चाहे लाइट की ज़रूरत हो, चाहे रोड की ज़रूरत हो, चाहे सरकार से लड़ने की बात हो, जब जब समाज में किसी तरह का विपदा आया है, मैं खड़ा उतरा हूँ और समाज के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। जब भी समाज हमें बुलाया है, सिर्फ मैं ही एक इकलौता प्रत्याशी हूँ जो कि विधानसभा के अंदर में, जो कि 12 महीना समाज के साथ में खड़ा रहा हूँ। हमारी ये उम्मीद है कि हमें लोग चाहेंगे इस बार, और सबको लोगों ने देख लिया है। मुझे भी एक बार मौका देंगे लोग, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। जैसे कि आपने कहा कि मैं हमेशा समाज के लिए खड़ा उतरता हूँ, क्या कुछ ऐसे काम गिना सकते हैं जिनको लेकर के एक साबित हो सकता है कि हाँ, आपने समाज के लिए हमेशा खड़े उतरे? जी, साबित यह है कि आज जोकीहाट में बीते उपचुनाव में, आज से 10 साल पहले जो उपचुनाव हुआ जोकीहाट के अंदर में, उनसे पहले जोकीहाट का स्थिति बहुत बदतर था बिजली के लाइन में। तो हमने कोशिश ये किया कि आज हम लाभुक होकर भी, हम बिजली के कंज्यूमर होने के बावजूद भी हमें 24 घंटा के बजाय 3 से 4 घंटा बिजली मिलता था। तो हमने आवाज़ उठाया, हमने सरकार को आवेदन दिया, अल्टीमेटम दिया और रोड पर हम जाम किए, सरकार के खिलाफ आंदोलन किए। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को सुनना पड़ा मेरी बात, और आज 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराया है जोकीहाट विधानसभा के अंदर में, जिसमें कि बड़े बड़े पदाधिकारी हमें गिरफ्तार करने का भी आदेश दे चुका था। लेकिन हमारी ये चतुराई थी कि हमने पहले ही सबको अल्टीमेटम दे दिया था कि मैं आंदोलन करने जा रहा हूं, अगर 1 महीने या 10 दिन के अंदर में बिजली ठीक नहीं हुआ तो मैं आंदोलन करूंगा। तो सरकार जब नहीं मानी बात, यहाँ के पदाधिकारी नहीं माने बात, तो मैं फटकी चौक पर, ये दलील और सबूत है, आप कहीं भी किसी पेपर को उठाकर देख लें, हमने आंदोलन करा और जोकीहाट को बिजली दिलाने का काम किया है हमने। और
इसके अलावा समाज का जितना भी वृद्धा पेंशन है, जो लोग वंचित थे वृद्धा से, जिनका उम्र हो चुका था, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, हमने कम से कम 1000 आदमी से ऊपर लोगों को, जो लोग जेन्युइन लोग थे वृद्धा लेने वाले, वो लोग वंचित थे, उनको हमने वृद्धा दिलाया। इसके साथ साथ जब भी समाज को कोई ज़रूरत पड़े, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, चाहे वो थाने का हो, चाहे वो जिला का हो, जो भी मैटर हुआ हो, हम हमेशा समाज के साथ खड़े रहे हैं। सर, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि हमेशा से हम समाज के लिए खड़े रहते हैं, वक्त निकालते हैं, और इस चीज़ को हम लोग भी अब तक देखे हैं कि हकीकत में आपने समाज के लिए हमेशा वक्त निकाले। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या आपका, कहाँ से आता है पैसा आपका? सोर्स इनकम हमारी माँ है। हमारे पापा के गुजरने के बाद, हमारे पापा टीचर थे, आज हमारी माँ को पेंशन मिलता है। आज हमारी माँ है जो हमें आज लेके आगे बढ़ रही है। अगर हमारी माँ ना होती तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाता। आज तक मैं कोई रोज़गार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समाज के लिए जी रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ। मेरा एक सोच है, मेरा एक शौक़ है कि हम समाज का खिदमत करें। तो मेरी माँ है, उनका पेंशन होता है, मिलता है, गाड़ी घोड़ा है, मेरे पास ट्रैक्टर है, खेती गृहस्थी है, मैं उन्हीं को लेके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में लोग मुझे भी एक मौका देंगे राजनीति करने का। जब मैं राजनीतिक पद पर आऊँगा तो मैं समाज के साथ इसी तरह आगे बढ़ता रहूँगा। सर, सियासी बैकग्राउंड क्या आप? देखिए, चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं था। जब मैं पढ़ाई छोड़कर अपना गांव आया तो गांव में 14 साल की उम्र में आंगन में मैं बैठा था एक दिन अपने पापा के साथ। तो हमारे पापा को बुलाने के लिए गांव के कुछ लोग आए कि चलिए मास्टर साहब हमारी पंचायती कर दीजिए। लेकिन अचानक उस दिन हमारे पापा ने मुझे कहा कि बेटा आज तुम जाओ, जो मेरा जीवन का पहला एक घड़ी था। तो मैं अचंभित हो गया कि पापा मैं इस उम्र में कैसे पंचायती करूंगा। तो मेरे पापा ने हंसकर मुझे कहा कि बेटा क्यों, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया है, आखिर तुम्हें डर किस बात का। मैंने कहा पापा अगर हम पंचायती में जाते हैं, गांव समाज के बुजुर्ग लोग अगर कसूरवार साबित होंगे तो मैं उसे कैसे पनिशमेंट करूंगा। तो मेरे पापा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा फैसला करते समय कभी चेहरे की तरफ मत देखना, सिर्फ ये देखना कि आप कह क्या रहे हो। आप सच्चाई की तरफ बढ़ाना, चाहे उस सच्चाई के पक्ष में आपका कोई भी हो। अगर आप किसी को पनिशमेंट करो, अगर आपका भाई भी क्यों ना हो, अगर वो कसूरवार है तो आप ये संकोच मत करना कि ये मेरा भाई है। बस सिर्फ इंसाफ करना उमर फारूक की तरह, ताकि लोग तुम्हारा नाम करें। तो मैं उसी वक्त चला गया उठकर पंचायती में। पंचायती जब करके आया तो इलाके में हंगामा हो गया कि एक लड़का पढ़ लिख कर आया है, अच्छा बोलता है, इंसाफ बोलता है। तो उसी दिन से लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं चर्चित हो गया। जब चर्चित हो गया तो विधानसभा चुनाव आया। हमने कौसर जिया के लिए वोट मांगा, हमने मंजर आलम के लिए वोट मांगा। हम विधानसभा का चुनाव एक समाज का एक व्यू था कि हमें अलग राजनेता चाहिए। लोग उब चुके थे जो कि हाट विधानसभा से, कि हमें एक नया प्रत्याशी चाहिए। तो लोगों का मन बना कि मंजर आलम जैसे लोगों के लिए लोगों का मन बना। तो हमने झंडा बुलंद किया कि जब आपका मंशा है चुनाव जिताने का उनको, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो हम जब जब समाज हमारा चाहा, जिस पद को या जिस कैंडिडेट को हमारा समाज चाहा, मैं उसका रहनुमाई किया। मैं तभी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाकी प्रत्याशी के बनिस्पत आप में ऐसी क्या खूबी है कि जिससे जनता आपको एक्सेप्ट करेगी? बाकी कैंडिडेट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने आप को ये कहना चाहूँगा कि मैं एक शिक्षित कैंडिडेट हूँ, पढ़ा लिखा कैंडिडेट हूँ। हमारी ये आशा है, उम्मीद है कि हमारे समाज के हक के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या कोई पदाधिकारी हो, अगर हमारे समाज के हक को अगर दबाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा एक शौक़ है, एक शौक़ सा बन गया है। मैं हक के साथ रहना चाहता हूँ। और नाइंसाफ़ी हम आज तक पसंद नहीं किए, बेईमानों को आज तक हम देखना नहीं चाहे। हमेशा बेईमानों के खिलाफ, बेईमान लोगों के खिलाफ, गलत लोगों के खिलाफ हमने हमेशा आवाज़ उठाया है। ये हमारा संकल्प है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है। जीतने के बाद आपने सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर तरजीह देकर उन काम को करना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तरजीह मेरा ये होगा कि हमारा जो इलाका, हमारा जो एरिया है, मेरा जो समाज है, वो समाज एक ये कहिए कि वो बिल्कुल अंधकार में है।
उन्हें अपना हक के बारे में उसे पता नहीं कि मेरा हक क्या है। आज इंदिरा आवास को ले लीजिए, इंदिरा आवास के नाम पर आज समाज में प्रतिनिधियों द्वारा आज 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपया वसूली होता है। मैं इनसे छुटकारा दिलाना चाहता हूं समाज को। आज मेंबर हो, मुखिया हो, समिति हो, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी प्रत्याशी या मतलब जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो समाज को हमारा हर न किसी लाइन पर उसको लूट रहा है। मैं उन चीज़ों से समाज को छुटकारा दिलाऊंगा। मैं समाज को पूरा हक 100% जो सरकार लोगों को दे रही है, मैं उसको दिलाने का काम करूंगा। चाहे उसके सामने कोई भी रोड़ा आए, मैं उनसे मुकाबला करूंगा। यही मेरा मेन उद्देश्य है। हालांकि अब तक आपने कई बार कोशिश किया है लेकिन कामयाब नहीं रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अब तक आपने क्या किया है? शिक्षा को लेकर जहाँ जहाँ कन्वेंट खुला हुआ है अपने इलाके के अंदर में, लोग जो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे थे, मैं उन कन्वेंट के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ, हमने लोगों को उत्साहित किया कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि तालीम के बिना सब कुछ अधूरा है। हमने आवाज़ लगाया समाज को, और मैं भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मुझे देखकर समाज जीना सीखा और वो ये सोचा, अपने बच्चों को पढ़ाना सीखा कि जब हमारा बच्चा स्कूल में स्पीच करता था, इंग्लिश स्पीच करता था, तो मैं लोगों को मिसाल दिया करता था कि देखो आज मेरा बच्चा भी गांव का बच्चा है, आप अपने बच्चे को भी पढ़ाएं। आप अगर गरीब भी हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ लेता है तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है कल। तो समाज को मैं प्रेरणा यही दिया कि एजुकेशन के बिना दुनिया का हर चीज़ अधूरा है। अपने बच्चे को आप पढ़ाएं लिखाएं। मैं स्कूल में भी कुछ दिन पढ़ाया। हमारा बस यही एक उद्देश्य है कि गाँव में गरीबी ज़रूर है, हर आदमी गरीब है, लेकिन लोग वंचित थे बच्चों को पढ़ाने से। हमने लोगों को बुलाया, लोगों को पुकारा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमने मेहनत किया, तो आज इलाके में जितने भी कन्वेंट हैं, सभी गरीब गुरबा लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी खुशी है कि लोग जागे एजुकेशन के प्रति। ये हमारी सबसे बड़ी खुशी है कि वो बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं।